गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। आज बिल्कुल नया प्रयोग है और यह YouTube इतिहास पे बिल्कुल पहली बार आपको इतिहास जो है मैं कविता के माध्यम से सुनाने वाला हूं। तो जो गुलाम वंश, जो दिल्ली सल्तनत काल है, जो कि 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत काल रहा है, मतलब 320 वर्षों का जो काल रहा है, 1206 से लेके 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत काल रहा है। और दिल्ली सल्तनत काल में जो पहला हमारा वंश आया है वो कौन सा था? वो था गुलाम वंश, मींस स्लेव डेंसिटी। कब से कब तक रहा गुलाम वंश? 1206 से 1290 का जो टाइम पीरियड है यह गुलाम वंश का रहा है। तो आज मैं आपको गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक का जो कार्यकाल रहा है, ये जो टाइम पीरियड रहा है, उसको मैं एक एक जो भी हमारे उसमें शासक आए, जो शासक थे, जिन्होंने भी शासन किया, उनके द्वारा युद्ध कौन कौन से किए गए, क्या क्या चीजें थी, पूरी चीजें कविता के माध्यम से एकदम क्लियर करने वाला हूं। बिल्कुल दोस्तों, कविता के माध्यम से पूरा गुलाम वंश, वो भी एक एक फैक्चुअल चीजें देने का मैंने प्रयास किया है। नया प्रयोग है, YouTube पर पहली बार आपको ऐसी क्लास मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे पूरी कविता याद नहीं है, यह मेरी खुद की कविता है, बिल्कुल शेखर श्रीवास्तव द्वारा यह स्वरचित कविता है और इस कविता को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा इस पे जो है राइम रिदम को ना देखिएगा, रदीफ काफिया को मत देखिएगा। एक इतिहास को शब्दों में पिरोने का प्रयास मैंने किया है, छोटा सा एक नवीन प्रयोग है। तो चलिए, आओ सुनाऊं तुमको एक कहानी, आओ सुनाऊं तुमको एक कहानी, कैसा था गुलाम वंश तुम हमसे सुनो जुबानी। अरे लक्ष्य हमारा था केवल राज गद्दी हथियाना, प्यार से ना समझे तो हथियार से है समझाना। पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, तो रखी गई थी न्यू गुलाम की 1206 सन में, रखी गई थी न्यू गुलाम की 1206 सन में। कितने शासक लड़े द्वंद्व युद्ध राज गद्दी के ही मन से, कितने शासक लड़े द्वंद्व युद्ध राज गद्दी के ही मन से। ऐबक लड़ाकू बाचा से इल्दिज से भी लड़ना ही पड़ा, इन बाधाओं को हटाने कुछ देखो करना ही पड़ा। अपनी नीति हथियार से देखो ऐबक जब है हारा। इतिहास गवाह है कि ऐबक पिछड़ने लगा। तो अपनी नीति हथियार से देखो ऐबक जब है हारा। एक नीति विवाह की देखो अब वो है चल डाला। अरे अपने सिस्टर की शादी कुबाचा से करवाया, यिल्दिज की पुत्री से अपनी शादी रचवाया, यिल्दिज की पुत्री से अपनी शादी रचवाया। अरे बैठ गया फिर शासक बन लाहौर के सिंहासन पर, खरीद सका था ना गौरी, पैसा स्पेंड किया इल्तुतमिश पर। बिल्कुल, मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश को नहीं खरीद पाया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसने इल्तुतमिश को खरीद लिया था। तो लाइन सुनिएगा कि खरीद सका था ना गौरी, पैसा स्पेंड किया इल्तुतमिश पर। इल्तुतमिश को महल में लाकर उसको अच्छा फील हुआ, एक दिन फिर वो आया जब छोड़ चला अपनी काया। ऐबक चला गया दुनिया से तब इल्तुतमिश ने धमकाया। देखिए, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहा। अब इल्तुतमिश का कार्यकाल शुरू होता है कि आते ही ऐबक चला गया दुनिया से तब इल्तुतमिश ने धमकाया। आते ही उसने चालीसा का निर्माण किया, सारे तुर्क अमीरों को अच्छे पद पर आसीन किया। फिर बना वारिस अपनी बेटी को,
इस दुनिया से वह दूर चला, शाह तुर्कान का बेटा शासक पद पर नियुक्त हुआ। कुछ षड्यंत्र हो गया था जब इल्तुतमिश खत्म हुआ, तो इल्तुतमिश की जो वाइफ थी शाह तुर्कान, जिसका बेटा एक फिरोज था और उसकी बहन थी रजिया, वो अलग बात है कि वो सौतेली थी, तो शाह तुर्कान जो थी उसने क्या किया था, षड्यंत्र करके फिरोज को गद्दी पे बैठा दिया, जबकि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को माना था। फिर बना वारिस अपनी बेटी को, इस दुनिया से वह दूर चला, शाह तुर्कान का बेटा शासक पद पर नियुक्त हुआ। बेटे फिरोज को हटाने में रजिया ने था छल भी किया, न्याय मांगने की खातिर लाल वस्त्र भी था पहना। उस वक्त, उस दौर में, उस टाइम पीरियड में अगर कोई शुक्रवार को लाल कपड़ा पहन करके किसी बात को रखता था तो यह माना जाता था कि वो न्याय की मांग कर रहा है। तो यहां पर रजिया ने भी क्या किया, लोगों के बीच में गई, जनता के बीच में गई और उसने क्या कहा कि जो मेरे पिताजी इल्तुतमिश थे, जो शासक थे, उन्होंने मुझे उत्तराधिकारी माना था, ऐसे में जो मेरा भाई ही है फिरोज कैसे हो सकता है। तो न्याय मांगने की खातिर लाल वस्त्र भी था पहना, हरा भाई फिरोज को ही, युद्ध होता है और फिरोज हारता है, रजिया जीतती है। तो हरा भाई फिरोज को ही गद्दी पर वह आसीन हुई, फिर सईस याकूत से परिचय कर प्रेम में उसके संलिप्त हुई। सईस याकूत जो कि अस्तबल का एक छोटा सा नौकर था, और कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो सईस याकूत जो अस्तबल का नौकर था, उसका प्रेम संबंध था रजिया के साथ। मतलब रजिया का सईस याकूत जो अस्तबल का छोटा सा नौकर था, उसके साथ प्रेम संबंध था। और इसको इतिहासकारों ने सिद्ध करने के लिए क्या कहा है कि जब भी रजिया घोड़े पर सवार होती थी, घोड़े पर बैठती थी, तो उसमें सहारा किसका लेती थी, उसमें सईस याकूत का सहारा, मतलब हाथ पकड़ती थी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कहां वो सुल्तान, इतने बड़े देश की वो शासक, शासिका, और वो इतना छोटा सा नौकर। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेम संलिप्तता को इतिहासकारों ने कुछ माना है। तो फिर सईस याकूत से परिचय कर प्रेम में उसके संलिप्त हुई। इधर भटिंडा का अल्तुनिया, इधर भटिंडा का अल्तुनिया ने भी था विद्रोह किया, शिद्दत की गर्मी में भी रजिया ने उससे युद्ध किया। अल्तुनिया उसका ही एक था, एक छोटा सा गवर्नर था, उसने युद्ध छेड़ दिया था, और रमजान का महीना चल रहा था। उस दौरान रजिया युद्ध के लिए, तब भी उस शिद्दत की गर्मी में, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थे, लेकिन रजिया ने युद्ध किया। किधर, किसने किया, किससे किया, अल्तुनिया से किया। अल्तुनिया कौन था, भटिंडा का गवर्नर था। तो इधर भटिंडा का अल्तुनिया ने भी था विद्रोह किया, शिद्दत की गर्मी में भी रजिया ने उससे युद्ध किया। जब सेना ने मिना किया, शिद्दत की गर्मी में रजिया ने उससे युद्ध किया, पर धोखा 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 खाई, पर धोखा 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 खाई रजिया अपनी सेना से, जब सेना ने मना किया अल्तुनिया से लड़ने से। अल्तुनिया और रजिया को फिर चालीसा ने कैद किया। जबकि अल्तुनिया और रजिया जो थी, इनके बीच में युद्ध हो रहा था, उधर चालीसा, जो 40 तुर्क अमीर लोग थे, उनको इस बात का क्या था, पीड़ा थी कि एक महिला शासिका वो हमारे ऊपर, क्योंकि ये पुरुष प्रधान कपड़े पहनती थी रजिया, इस बात से चिढ़ते थे जो अमीर थे उस वक्त के, जो चालीसा के जो 40 तुर्क अमीर थे, वो चिढ़ते थे रजिया से। तो उनका कहीं ना कहीं पहले से यह था कि रजिया को हमें गद्दी से हटाना है। अब उन्हें मौका मिल गया, तो उधर रजिया और अल्तुनिया युद्ध हो रहा है, उधर चालीसा ने भी क्या किया, अपना आक्रमण कर दिया, और रजिया और अल्तुनिया दोनों कैद हो गए। अब देखिए, कैद होता है तो क्या होता है कि अल्तुनिया और रजिया को फिर चालीसा ने कैद किया, और चक्कर में दोनों अपने कैद में है विवाह किया। अब देखिए, कहां युद्ध हो रहा था, जब चालीसा ने पकड़ा तो अल्तुनिया ने क्या सोचा, अगर इससे मेरा विवाह हो जाएगा
तो ये कल के दिन में शासिका है, हमको बड़ा पद मिल जाएगा। रजिया ने क्या सोचा कि अगर इसके साथ रहेंगे तो हमको इस जेल से शायद जो है भागने में थोड़ा सा मदद हो जाए। तो चक्कर में दोनों अपने कैद में है विवाह किया, फिर भाग लिए दोनों कैद से, मौका जैसे उनको मिला, पर किसी तरह वृक्ष के नीचे रह करके विश्राम किया। क्या हुआ? बिल्कुल वहां से जेल से भागते हैं दोनों, अल्तुनिया और रजिया, आफ्टर मैरिज। पर हाय खुदा का खेल, ये देखो चालीसा ने देख लिया। जेल से भागे, वृक्ष के नीचे आराम कर रहे हैं दोनों, और चालीसा की जो सेना थी उसने देख लिया। पर हाय खुदा का खेल, ये देखो चालीसा ने देख लिया, पेड़ के नीचे कब्र बनाकर दोनों को है विदा किया। दोनों के सर कलम कर दिए गए। और बहराम शाह का हाथ भी था, बहराम शाह का हाथ भी था रजिया को मरवाने में। फिरोज शाह जो शासक बना बाद में रजिया के मर जाने पे, जो शासक बना बाद में रजिया के मर जाने पे। फिरोज शाह का पुत्र, फिरोज शाह का पुत्र मसूद गद्दी पर आसीन हुआ। फिर नासरुद्दीन ने जनता को अपने देखो अधीन किया। फिर 65 में फिर बलबन ने चालीसा को है नष्ट किया। अब देखिए आ गया कौन? बलबन, जो बल पे बन गया हो। 1265 से 1287 जो रहा ये टाइम पीरियड, इसमें बलबन शासक रहा है। और सबसे मजबूत अगर कोई शासक रहा है, सुल्तान रहा है, तो वो गुलाम वंश में बलबन रहा है। तो 65 में फिर बलबन ने चालीसा को है नष्ट किया, सिजदा और पैबोज नाम की दो नीति को हवा दिया। बलबन ने दो नीति चलाए थे, पैबोज और सजदा, तो ध्यान रखिएगा। और चालीसा को नष्ट किसने किया? बलबन ने किया। शुरुआत उसको बनाया किसने था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? रजिया के पिताजी। तो 65 में फिर बलबन ने चालीसा को है नष्ट किया, सिजदा और पैबोज नाम की दो नीति को हवा दिया। खुद गुलाम होकर भी बलबन निम्न वंश से था जलता, 80 वर्ष की उम्र में भी साहस ना उसका कम था, 80 वर्ष की उम्र में भी उसका साहस ना कम था। एक दिन जब तुगरिल ने बलबन से था विद्रोह किया, एक दिन जब तुगरिल ने बलबन से था विद्रोह किया, फिर बलबन के सेनापतियों को देखो उसने हरा दिया। एक गवर्नर और चुनौती किसको? बलबन को। इसने एक अपना जो है सेनापति भेजा कि जाओ अल्तुनिया को हरा के आओ, और वो हार के आ गया। क्या हुआ था? अयोध्या के फाटक पे उस सेनापति को लटका दिया गया था बलबन के द्वारा कि हार करके और मुझे दिखाने आए हो मुंह। तो दूसरे सेनापति को भेजा, वो भी पराजित हो गया। तीसरे पे बलबन ने कहा ऐसा है कौन, मैं खुद चलूंगा। और जब वो खुद चला, 80 वर्ष की उम्र थी बलबन की, जब अल्तुनिया से युद्ध करने के लिए बलबन अपनी सेना लेकर के निकलता है, तो 80 वर्ष की उम्र में भी साहस ना उसका कम था। एक दिन जब तुगरिल ने बलबन से था विद्रोह किया, फिर बलबन की सेनापतियों को देखो उसने हरा दिया। चौथी बार में बलबन रण में खुद ही देखो जा धमका। जब ऐसा हुआ कि 1 2 3 सब हारते जा रहे हैं सेनापति, तो बलबन ने खुद जो है मोर्चा संभाला, और चौथी बार में बलबन रण में खुद ही देखो जा धमका। फिर तुगरिल की सेना को लखनौती में गाड़ दिया। बलबन ने फिर स्वतः मौत से अपने को है विदा किया। कैकुवाद और क्यूमर्सवाद का 90 में फिर अंत हुआ। कैकुवाद क्यूमर्सवाद का 90 में फिर अंत हुआ। तो दोस्तों ये थी गुलाम वंश, बिल्कुल गुलाम वंश से रिलेटेड ये मेरी छोटी सी एक कविता, जो कहीं ना कहीं 1206 से लेके 1290 का जो टाइम पीरियड रहा है, जो इतिहास रहा है, उसको मैंने कविता के रूप में प्रकट करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कविता आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज, अगर आपको इसी टाइप की जो आपके अन्य वंशेस हैं, कौन, जैसे दिल्ली सल्तनत में हमने बताया कि 5 जो है वंश आए, कौन कौन से आए? गुलाम वंश आपका आया, खिलजी आया, तुगलक आया, सैयद वंश आया और लोधी वंश आया।
देखिए 1206 से 1290 का जो टाइम पीरियड दोस्तों रहा है वह गुलाम वंश रहा है। 1290 से 1320 का जो टाइम पीरियड रहा है यह रहा है आपका खिलजी वंश। और 1320 से 1414 तक का जो पीरियड रहा है वो कौन सा वंश रहा है? देखिए आपका पहले गुलाम वंश हो गया, दूसरा आपका हो गया खिलजी, फिर होता है तुगलक। तो 1320 से 1414 का जो टाइम पीरियड है वह रहा है तुगलक वंश। 1414 से 1451 तक का जो टाइम पीरियड है वो रहा है आपका सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। और लास्ट में लोधी वंश आता है जो कि 1451 से 1526 तक का। तो ये जो 320 वर्षों का कार्यकाल है, अगर आपको खिलजी वंश पर भी इसी टाइप की एक कविता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।